नमस्कार साथियों हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था राजनीति में अलग अलग जो विचारकों के बारे में, जिसमें हम महात्मा गांधी को डिस्कस कर रहे थे कि राजनीतिक सिद्धांतों में महात्मा गांधी का क्या योगदान था। साथियों, आप जैसे जानते हैं कि एक बहुत महान राजनीतिक विचारक भी रहे हैं, दार्शनिक भी रहे हैं, समाज सेवी भी रहे हैं और राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता भी रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़े बड़े यहाँ पे क्या है योगदान राष्ट्रीय आंदोलनों को लेकर के दिए हैं। लेकिन अगर हम उसकी रूपरेखा यहाँ पे राजनीति में प्रयोग करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि राजनीति में भी इन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए हैं जिस वजह से ये वाकई एक सफल राष्ट्रवादी आंदोलन बन के सामने दुनिया के सामने आए हैं। तो अगर मैं उनकी कुछ बातें आपको बताऊं तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि वाकई राजनीतिक रूप से गांधी जी किस तरीके से किस बात को लेकर के क्या सोचते थे। अगर हम उनकी बात करें यहाँ पे राजनीति में धर्मनिरपेक्षता को लेकर के, राजनीति में उनके साधन साध्य को लेकर के, राजनीति में सर्वोदय को लेकर के, राजनीति में अहिंसा को लेकर के, सत्याग्रह को लेकर के, सविनय अवज्ञा को लेकर के, वो किस अप्रोच में क्या बातें मानते थे, क्या बातें नहीं मानते थे, धर्म, जाति, वर्ग, इन सब को लेकर के उनके क्या विचार रहे हैं, हम उनको समझेंगे। पहले हम राजनीतिक तौर पे समझते हैं कि गांधी जी के जो राजनीतिक विचार हैं हर एक समाज के आयाम पर, हर एक समाज के दायरे पर, हर एक समाज के वर्ग पर और अलग अलग जो परिप्रेक्ष्य राजनीतिक रूप से और भी देखने को मिलते हैं, चाहे शासन प्रशासन हो, चाहे राज्य हो, चाहे हमारी जो राज्य व्यवस्था हो, उसमें किस प्रकार की यहाँ पे गांधी जी के विचार थे उनको समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा कि राजनीतिक विचार और उनके सिद्धांतों का वर्णन किसके, ये हम गांधी जी के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं तो गांधी जी के सिद्धांतों को यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे राजनीति और धर्म का संबंध। अगर मैं आपसे बोलूं गांधी जी राजनीति को धर्म से जोड़ते हैं, है ना, तो आप बोलोगे सर गांधी जी तो एक धर्मनिरपेक्ष बातें करते हैं, गांधी जी तो एक धर्म के जो है अनुयायी तो हैं लेकिन धर्मनिरपेक्ष की बातें करते हैं, निरपेक्षता की बातें करते हैं, और यहाँ पे जो उनकी जो विचार हैं वो किस तरीके से धर्म से जुड़े हुए हैं, इसको हमें बताइए जरा। धर्मनिरपेक्षता की बात उनके अंदर थी या नहीं थी, इस चीज को लेकर के क्लियर हो जाएगा तो हमें यहाँ पे स्पष्टता आ जाएगी कि वाकई असिस्टेंट प्रोफेसर में हमें किस तरीके से यहाँ पे आंसर देना है, या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे। तो अगर आपसे धर्मनिरपेक्षता या धर्म को लेकर के गांधी जी के विचार पूछे जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे सटीक तौर पे नहीं कहना है कि गांधी जी धर्म के पक्षधर थे पूरी तरीके से और गांधी जी धर्म के खिलाफ थे। ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल हम ये नहीं कह पाएंगे कि 100% गांधी जी धार्मिक थे या 100% गांधी जी नास्तिक थे। धार्मिक नास्तिक जैसी भी एक जो एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम बिंदु है, उन पे नहीं थे, वो बैलेंस थे, वो मध्यम मार्गी थे, वो संतुलित अवस्था में थे, वो समन्वित अवस्था में थे। तो सबसे पहले हमारी बात ये होना चाहिए गांधी जी का जो धार्मिक चीजों को लेकर के विचार था वो कैसा था, संतुलित था, समन्वित था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि गांधी जी जो है पश्चिम में मैकियावेली ने कहा था, गांधी जी आप कहीं ना कहीं यहाँ पे लिंक कर सकते हो, मैकियावेली ने कहा था कि राजनीति और नैतिकता का कोई मेल नहीं है, लेकिन गांधी जी ने इसे पूरी तरीके से खारिज किया कि धार्मिकता जो है कहीं ना कहीं राजनीति में होती है। राजनीति तभी कहीं ना कहीं नैतिकता की तरफ जा पाती है जब उसमें धर्म का कहीं ना कहीं क्या होता है, जुड़ाव होता है, धर्म का यहाँ पे कहीं ना कहीं उसमें योगदान होता है। अगर एक राजा धार्मिक रूप से काम नहीं करेगा, धर्म के यहाँ पे मूल्यों को, तत्वों को यहाँ पे लेकर के नहीं चलेगा, तो हम कैसे उसको एक सफल राजा का यहाँ पे टाइटल देंगे, टैग देंगे। एक धर्म ही राजा को सिखाता है कि उसको किस अप्रोच में, किस दिशा में अपनी प्रजा का कल्याण करना है। वहां पे अगर उसके साथ धर्म नहीं चलेगा, साथ साथ धर्म की सत्ता साथ साथ नहीं चलेगी, तो वो निरंकुश हो जाएगा। तो इस तरीके से गांधी जी सोचते थे। वो कहते थे धर्म विहीन राजनीति मृत्यु जाल के समान है, क्योंकि ये आत्मा का हनन करती है। जिस प्रकार से राज्य की आत्मा कहीं ना कहीं क्या होती है, राज्य की आत्मा क्या होती है, राज्य की आत्मा होती है शासन, सुशासन। एक राज्य अच्छे से शासन सुशासन तभी दे पाता है जब उसकी आत्मा क्या हो, नैतिकता से आधारित हो। मतलब अगर मुझे शासन में सुशासन देना है, अच्छा शासन देना है, तो मुझे अपनी आत्मा यानी सुशासन को बहुत अच्छे से क्या करना पड़ेगा, नैतिकता की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो वैसी है कि अगर धर्म में भी हमें अगर बहुत अच्छे तरीके हम कहें तो राज्य में अच्छे तरीके से हमें सफल होना है तो हमें शासन अच्छा देना पड़ेगा। वैसे ही हमें अगर यहाँ पे एक बहुत सटीक तरीके से जो है राजनीति को आगे बढ़ाना है तो राजनीति को हमें धर्म के आधार पे चलाना पड़ेगा, राजनीति को। ठीक है, तो राजनीति को हमें धर्म के आधार पे चलाना पड़ेगा। हमें राजनीति में धर्म को अगर हमने अलग कर दिया तो मृत्यु जाल के समान है, मतलब वो मरने के समान है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, धर्म नहीं होगा तो लोगों के अंदर नैतिकता नहीं होगी, नैतिकता यानी मूल्य नहीं होंगे, मूल्य नहीं होंगे तो उनके अंदर एक पाश्विक प्रवृत्ति का जन्म होता है, पाश्विक प्रवृत्ति का। वो एक दूसरे को लूटने, मारने, पीटने या फिर
शोषण करने का एक जो प्रवृत्ति है वो पैदा कर लेते हैं। वो पैदा होने से इंसान जीवित होना उसका कहीं न कहीं जो है लंबे समय तक असंभव हो जाता है। इंसान लंबे समय तक जो जीवन यापन है वो नहीं कर पाएगा। जंगल राज की व्यवस्था आ जाएगी, साथ मत्स्य न्याय की व्यवस्था आ जाएगी। तो ये कहने की बात है यहाँ पे। यहाँ धर्म का मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। ये बात मैं समझाना चाहता था कि गांधी जी सीधे वो उस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं जिस धर्म को हम सब सोचते हैं। तो यहाँ पे वो धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे वो धर्मनिरपेक्ष हैं। वो हिंदू मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो नैतिक मूल्यों वाले धर्म की बात कर रहे हैं। ये बात आप दिमाग में रखो। तो आपको अगर एग्जाम में या इंटरव्यू में भी कितना भी पूछे कि धार्मिक थे, तो बिल्कुल हम कहेंगे धार्मिक थे। पूछा जाए धर्मनिरपेक्ष थे, तो बिल्कुल कहेंगे धर्मनिरपेक्ष थे। कहेंगे अगर कि धर्म का उनका मतलब क्या था, तो हिंदू मुस्लिम था, नहीं। उनके धर्म का मतलब यहाँ पे क्या था, नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज थी। मोरल वैल्यूज अगर एक व्यक्ति फॉलो कर रहा है, सत्य को फॉलो कर रहा है, अहिंसा को फॉलो कर रहा है, दया भावना को रख रहा है, तो हम कहेंगे डेफिनेटली कि वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति वाकई एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति है। अगर इसके बाद आगे बात आ जाए, राजनीतिक सत्ता पाने का खेल नहीं है बल्कि जनसेवा का माध्यम होना चाहिए। उनका हमेशा कहना था कि हर एक व्यक्ति को बाकी लोगों की सेवा करना है तो उसको राजनीति का सहारा लेना चाहिए। जनता की सेवा करना मुख्य उसका क्या है, उद्देश्य है, साध्य है। उसने उसका सहारा किस में लिया, राजनीति का सहारा लिया। एक अगर लक्ष्य तक जाना है तो आपने सहारा किसका लिया, साध्य का सहारा लिया। अगर आपको जनता की सेवा करना आपका लक्ष्य है तो आपने सहारा किसका लिया, राजनीति का सहारा लिया। अब ऐसे में लोग राजनीति को ही लक्ष्य बना लेते हैं, राजनीति में सत्ता को पाने को ही, अपनी कुर्सी को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं, जबकि ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत, बहुत ही निकृष्ट प्रवृत्ति का एक सोच होता है, एक निकृष्ट प्रवृत्ति की आदत होती है। आज के वर्तमान नेता देखो आप लोग कर क्या रहे हैं, उनको सत्ता प्यारी है, उनको कुर्सी प्यारी है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं आखिर मुझे कुर्सी मिल क्यों रही है, ये मुझे सत्ता मिल क्यों रही है, मुझे मेरा मुख्य काम क्या है, मेरा मुख्य काम है सत्ता के मैं जा करके सेवा करना जनता की। तो ये बात लोगों के दिमाग में, नेताओं के दिमाग में अब नहीं है, अब नहीं बची है। जबकि यहाँ पे गांधी जी के विचार इस प्रकार के हैं कि सत्ता पाना यहाँ पे जनता की सेवा करने का यहाँ पे एक साध्य, एक तरीका, मीन्स है यहाँ पे। ये हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े राजनीति और धर्म को लेकर के, अगर आपकी बातें यहाँ पे समझ में आपको आ गई होंगी तो आप यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि हाँ, गांधी जी को हम निष्कर्षता कहेंगे कि गांधी जी जो है वो किस तरीके से, माफ कीजिएगा यहाँ पे, क्या गांधी जी धार्मिक है, बिल्कुल कहेंगे धार्मिक है, लेकिन वो धार्मिकता की परिभाषा अलग है। वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो हिंदू या मुस्लिम होने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो गांधी जी फिर क्या धर्मनिरपेक्ष हैं क्या, फिर बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष कहेंगे, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष कहेंगे उनको, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष कहेंगे, यानी वो सभी धर्मों को समान भाव से देख रहे हैं। तो हम कहेंगे सर्वधर्म संभाव वाली बात है, ठीक है, सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव वाली बात है उनके अंदर, ठीक है, संभाव। फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, सर्व धर्म संभाव, ठीक है। तो सर्वधर्म संभाव वाली बात उनके अंदर देखने को मिलती है। अगर गांधी जी के बारे में ये पूछा गया जाए कि फिर वो जब धार्मिक थे, धार्मिक होने के साथ साथ वो धर्मनिरपेक्ष भी थे, तो किस तरीके से धर्मनिरपेक्ष थे वो, धर्मनिरपेक्षता उनकी, उनकी अलग तरीके की धर्मनिरपेक्षता थी। वो धर्मनिरपेक्षता की बात जब करते हैं ना, तो उसमें ये नहीं है कि यहाँ पे वो धर्म को दूर दूर कर रहे हैं अपने से, वो धर्म को सबको साथ लेकर के धर्मनिरपेक्षता निभाना चाहते हैं। तो इसी को बोला जाता है पॉजिटिव और एक सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। एक धर्मनिरपेक्षता होती है कि सभी धर्म को अपने से दूर कर दो, अलग कर दो, वो धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक धर्मनिरपेक्षता होती है सकारात्मक ढंग वाली धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता का यहाँ पे कौन सा रूप जो है गांधी जी के द्वारा फॉलो किया जाता है, धर्मनिरपेक्षता में आपको पता होगा दो रूप होते हैं, आपने पढ़ा होगा, पढ़ना चाहिए, नहीं है पता तो पढ़ लो। यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का एक सकारात्मक रूप होता है, सकारात्मक स्वरूप होता है, और एक नकारात्मक स्वरूप होता है, ठीक है। तो नकारात्मक और सकारात्मक स्वरूपों में जो गांधी जी फॉलो करते थे वो सकारात्मक फॉलो करते। सकारात्मक मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है सभी धर्म मेरे लिए बराबर है, मैं सबको मानता हूं, मैं किसी के खिलाफ यहाँ पे नहीं हूं, मैं किसी को यहाँ पे निकृष्ट नजरों से नहीं देखता हूं, मैं सबको समान नजरों से देखता हूं, मैं सबकी बराबर तरीके से इज्जत करता हूं। चाहे मुस्लिम व्यक्ति मुझसे मिलने आएगा और हिंदू भी आएगा तो मैं बराबर दोनों को साथ में एक साथ बैठाऊंगा, एक ही स्तर पे बैठाऊंगा। मैं ऐसा नहीं हिंदू को ऊपर बैठाऊं, मुस्लिम को नीचे बैठाऊं, ईसाई वाले को और नीचे बैठाऊं, ऐसा नहीं होगा मेरे साथ। मैं सबको बराबर नजरों से, बराबर उनकी बातों को सुनूंगा, समझूंगा, जानूंगा, ये होगा। और यहाँ पे जो नकारात्मक प्रवृत्ति वाला धर्मनिरपेक्षता होती है वो क्या होती है, वो होती है कि एक व्यक्ति जब एक जो धर्म को लेकर के एक जो भाव रखे वो बिल्कुल ही क्या रखे, जो है उनकी
अवहेलना वाला रखे, अवहेलना करना। धर्म की जो भी बातें होंगी उनको वो ना तो सुनना पसंद करता है, ना जानना पसंद करता है, उनको बिल्कुल अपने से दूर रखता है। धर्म को एक अफीम के रूप में देखना, धर्म को बिल्कुल दूर करके रखना। तो धर्म को जब बिल्कुल दूर कर दिया जाता है, धर्म के सिद्धांतों को दूर कर दिया जाता है, तो वो हो जाता है नकारात्मक। ठीक है, यहाँ पे जैसे फ्रांस जैसे देशों के नाम सुनोगे आप, तो फ्रांस जैसे देश हो गए, चीन जैसे देश हो गए, ठीक है, इन देशों में आपको नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता मिलेगी, नास्तिकता की प्रवृत्ति ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे आप बात समझ सकते हो कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है आज कैसी सर्वधर्म समभाव की है, वो जो कि सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता वाली बात है। हम सभी धर्म को बराबर क्या देते हैं, महत्व देते हैं। तो यही गांधी जी के विचार थे जो आज भी हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। अगर हम अगले अब पॉइंट्स की बात करें तो वो मिलता है हमें साधन और साध्य के बारे में। साधन और साध्य के बारे में समझें, साध्य और साधन की पवित्रता को लेकर के। आप सबसे पहले आपको साध्य समझना चाहिए। साध्य क्या होता है? साध्य मतलब क्या होता है? आपका लक्ष्य। आपका लक्ष्य क्या है? आपका गोल क्या है? आपका जो है उद्देश्य क्या है? कोई बात को लेकर के उद्देश्य क्या है? आप क्यों करना चाहते हो? क्यों करना चाहते हो? ठीक है, तो क्यों करना चाहते का जो जवाब है वो कहाँ मिलेगा? आपको साध्य में मिलेगा। तो लक्ष्य, उद्देश्य, लेकिन उसके लिए आप जो भी तरीका अपनाओगे, जो भी साधन अपनाओगे, वो साधन यहाँ पे मीन्स कहलाएगा। इसको हम इंग्लिश में साध्य को जैसे हम एंड बोलते हैं, साध्य को हम क्या बोलते हैं? एंड, और यहाँ पे साधन को हम बोलेंगे मीन्स। तो यहाँ पे बोल देंगे जो तरीका अपनाते हैं लक्ष्य की या साध्य की प्राप्ति के लिए, जो तरीका, जो रास्ता या जो माध्यम अपनाया जाता है, रास्ता, माध्यम या साधन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे साधन। ठीक है, तो ये साधन और साध्य की व्यवस्था है। गांधी जी यहाँ पे कहते थे कि साधन अगर हमें साध्य अगर हमने अच्छा चुना है, हमारा लक्ष्य अच्छा है, हमारा उद्देश्य अच्छा है, हमारी सोच अच्छी है, हमें जिस स्तर तक जाना है यहाँ तक, तो वो अगर अच्छा है तो हमें साधन भी अच्छा चुनना चाहिए। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो भी अच्छा होना चाहिए रास्ता, हमें तरीका यहाँ पे बहुत अच्छा चुनना चाहिए। मैकियावेली यहाँ पे कहता है कि अगर हमने लक्ष्य अच्छा चुना है, रास्ता कोई भी हो, रास्ता चाहे इधर से भी हो, चाहे इधर से हो, चाहे कुछ भी ऊटपटांग कोई भी रास्ता हो, भ्रष्ट हो, बुरा हो, नकारात्मक हो, किसी को हानि पहुंचाने वाला रास्ता हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। यानी साधन साध्य की पवित्रता यहाँ पे मैकियावेली नहीं करते हैं, कौटिल्य भी नहीं करते हैं। कौन करते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गांधी जी करते हैं। तो साधन और साध्य दोनों की पवित्रता की बात कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप किस तरीके से जाना चाहोगे, यहाँ पे इस पद तक, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद तक आप किस रूप में जाना चाहते हो, आप अपने कलेक्टर वाले पद पर किस रूप में जाना चाहते हो, आप अपने आईएएस वाले पद तक किस रूप में जाना चाहते हो, ये कैसे हमें समझ में आएगा कि आपका जो तरीका है वो किस तरीके से अच्छा है, किस तरीके से बुरा है। देखो, हम सब लक्ष्य अच्छा बनाते हैं, हम सब यहाँ पे उद्देश्य अच्छा बनाते हैं, टारगेट हमारा बहुत अच्छा होता है, बहुत ऊपर लेवल का होता है, सुप्रीम होता है, सर्वोच्च लेवल का होता है, लेकिन तरीके बहुत भ्रष्ट होते हैं, बहुत बुरे तरीके होते हैं, तो यहाँ पे हमारा लक्ष्य भी अपवित्र हो जाता है। तो मैकियावेली और यहाँ पे कौटिल्य जैसे लोग यहाँ पे लक्ष्य को यहाँ पे पवित्र मानते हैं, और जो उसका साधन है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का, उस साध्य को प्राप्त करने का साधन है, वो उसकी पवित्रता की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे पवित्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, लक्ष्य पवित्र होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं लक्ष्य आपका पवित्र होना चाहिए, साथ में आपका साधन भी पवित्र होना चाहिए, आपका मार्ग भी, आपका तरीका भी। आप भ्रष्टाचार करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो थोड़ी होगा, रिश्वत देके असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो थोड़ी ये सही होगा रास्ता। जिंदगी भर आपको गिल्ट फील रहेगा कि अपनी हिम्मत से कभी नहीं ले पाया उस पद को, है ना, पैसे देने पड़े, रिश्वत देनी पड़ी, भ्रष्टाचार करना पड़ा, तब जाके उस पद को प्राप्त कर पाया। अगर अंदर वाकई मूल्य होंगे, नैतिक मूल्य होगा, विवेक होगा, तो कभी आप कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, भ्रष्टाचार नहीं करोगे। लेकिन अगर आपके अंदर मूल्य नहीं है, विवेक नहीं है, धर्म नहीं है, आपके अंदर कहीं ना कहीं सांत्वना का भाव नहीं, धैर्य नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कर लोगे, भ्रष्ट आचरण कर लोगे, भ्रष्ट रास्ता चुन लोगे। गांधी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे राजनीतिक दर्शन में गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे यही है कि साधन साध्य की पवित्रता होना चाहिए। विपरीत विचार यहाँ पे है कम्युनिस्ट और फांसीवाद की। ये आपको पता होना चाहिए कि साधन और साध्य की पवित्रता को लेकर के यहाँ पे एक मत नहीं है, वो है कम्युनिस्ट और फांसीवादी। वो कहते हैं लक्ष्य, यानी जो हमारा साध्य है, जो हमारा लक्ष्य है, ये साध्य जो हमने लक्ष्य बना रखा है यहाँ तक जाने का, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, वो लक्ष्य सही होना चाहिए। साधन यानी हिंसा या झूठ, चाहे जो साधन आपका चाहे जो भी हो, चाहे आपका तरीका चाहे जो भी हो, चाहे कितना भी घटिया हो, ये मायने नहीं रखता। एंड जस्टिफाई द मीन्स, मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारा एंड है, हमारा जो आगे जो लक्ष्य हमने बना दिया है, वो अगर अच्छा है तो हमारा तरीका भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन गांधी जी इस बात को नहीं मानते हैं, ठीक है, गांधी जी इस बात को नहीं मानते, गांधी जी इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक,
इसके बाद अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी कहते हैं कि साधन और साधन दोनों का जो है बीज और पेड़ के समान रिश्ता होता है। तुम जो बीज बोओगे उसी का तो वहां पे उसमें फल लगेगा। ठीक है, अगर आपने बबूल का पेड़ बोया तो उसमें कहां से आम मिलेगा, आपको कांटे ही मिलेंगे उसमें। तो आप जिस रास्ते को चुनोगे आपको फल भी उसी प्रकार से घटिया मिलेगा। अहिंसा का रास्ता चुनोगे तो आपको शांतिपूर्वक तरीके से आपको एक अच्छा राज्य मिल जाएगा। इसीलिए गांधी जी अहिंसा का रास्ता चुनते थे। अगर आप हिंसा का रास्ता चुनोगे और फिर देश को आजादी प्राप्त कराओगे तो देश भी कितना बुरा होगा, गृह युद्ध वाला होगा, देश में इतनी अशांति होगी, आप कभी ऐसे देश को सफल सिद्ध नहीं कर पाओगे। तो देश में हिंसा ही हमेशा बनी रहेगी। देश की नींव ही हमने कैसे रखी, हिंसा से रखी है। देश का अगर हमने जड़ ही हिंसा से, जड़ ही हमने उसकी लड़ाई से, भ्रष्टाचार से, गलत तरीकों से, अनैतिक मूल्यों से हमने उसको शुरुआत की है तो कितना बुरा परिणाम मिलेगा। हम बोलते हैं ना कि कोई भी अच्छा शुभ काम है ना अच्छे तरीके से करना चाहिए। कोई भी अच्छी जो चीज है ना उसको अगर पाना है तो उसको बहुत अच्छे तरीकों से प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, आपका जो भी सपना है, कोई भी आपका प्यार है, जो जिसको भी आप पाना चाहते हो तो उसको आपको बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे तरीके से पाना चाहिए। कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। तो यही बातें हैं जो एक इंसान को एक नैतिक बनाता है, एक इंसान को अच्छा नागरिक बनाता है। गांधी जी यही मानते थे कि सीड एंड ट्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे होना चाहिए। बीज आप जो बो रहे हो उसी तरीके का पेड़ मिलेगा, नहीं जो साधन चुनोगे वैसे ही आपको साध्य मिलेगा। बोया आपने बबूल का पेड़ है तो आपको जो है आम कहां से मिलेगा, ये तो आपको सबको पता है। तो निष्कर्ष ये है कि गलत तरीके से अगर पाई गई आजादी है या गलत तरीके से आपने कोई लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे उन्होंने चौरा चौरी के बाद जैसे थोड़ी सी भी हिंसा हुई, थोड़ा सा भी हमने गलत रास्ता चुना तो उन्होंने वापस उसको ले लिया कि हम वो लक्ष्य प्राप्त करना ही नहीं चाहते। जरूर असहयोग आंदोलन के माध्यम से 1-2 साल में ही हमें आजादी मिल जाएगी, स्वराज मिल जाएगा, लेकिन वो स्वराज ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, खत्म हो जाएगा। ये था गांधी जी का यहाँ पे मानना कि लंबे समय तक वो स्वराज नहीं मिल पाएगा। तो चौरा चौरी की घटना हुई है जैसे असहयोग आंदोलन में, तो हमें वो हिंसा को यहाँ पे समझना पड़ेगा, वापस यहाँ पे अपने लक्ष्य को चेंज करना पड़ेगा, हमें वापस अपने साधन को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि इस तरीके से चौरा चौरी घटना के तरीके से हमें क्या मिलेगा, आगे जाकर के और लोग हिंसा के लिए प्रेरित होंगे कि गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना को, हिंसा को यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान नहीं दिया और फिर से हिंसा को और बढ़ावा दे दिया। यही हुआ, यही होगा। तो ऐसे में हिंसा और बढ़ेगी, हिंसा और बढ़ेगी तो यहाँ पे वो लक्ष्य प्राप्त करना और दुष्कर हो जाएगा। तो यहाँ पे लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं गांधी जी को कि गांधी जी ने यहाँ पे बहुत गलत किया, ये सब नहीं करना चाहिए था, जो कि यहाँ पे वैलिड था, उनके हिसाब से बहुत वैलिड था। क्योंकि उनके तरीके बहुत मैटर करते थे उनके लिए, जीवन में तरीके बहुत मायने रखते। ये बात है कि एक व्यक्ति जो है 2 रोटी में भी बहुत खुशहाल जीवन जी लेता है, बहुत ही कच्चे घर में, कम कपड़े हैं उसके पास पहनने को, कम हो उसके पास संपत्ति है, लेकिन फिर भी खुश रह लेता है क्योंकि उसका तरीका बहुत अच्छा है जीवन जीने का। लेकिन एक करोड़पति होने के बावजूद उसको कोई डायबिटीज की बीमारी है, कोई उसको शुगर का यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ना तो अच्छे से खा पाता, इतना पैसा कमाने के बावजूद भी नहीं खा पाता कुछ भी अच्छी अपनी मन की चीजें, ना इतना पैसा कमाने के बावजूद भी वो चल फिर नहीं पाता क्योंकि उसको दिन भर क्या है, कोई ना कोई यहाँ पे ड्रिप चल रही है, कोई ना कोई कुछ प्रॉब्लम है, कहीं आर्थराइटिस हो चुका है पैरों में, ये समस्या है। तो देखो आप, जीवन में यहाँ पे जीना मैटर करता है, जीवन का तरीका आपका मैटर करता है, आप किस तरीके से जी रहे हो, वो है सुकून वाली जिंदगी। आपके पास है क्या वो ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, आप कम संसाधनों में भी अच्छा जीवन जी सकते हो, आप अधिक संसाधनों में भी अच्छा जीवन जी सकते हो, आपका तरीका मैटर करेगा। आपका तरीका अगर अच्छा है तो आप संसाधन चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो आप अच्छे से जियोगे। तरीका बुरा है, फर्क नहीं पड़ता, आप बुरे ही तरीके से जियोगे। तो साधन, ये तरीका बहुत मैटर करता है। अब आता है राज्य संबंधी विचार, और राज्य एक आवश्यक बुराई बोला है गांधी जी ने। देखो राज्य को आवश्यक बुराई क्यों बोलते हैं गांधी जी, समझना। गांधी जी राज्य, सरकार या पुलिस सेना का शुभ नहीं मानते। वो कहते हैं ये जो सरकार है या पुलिस है, ये सेना है, ये एक प्रकार से हमें जो है ना हमारी शक्तियों को, कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों को हनन करने वाली होती है। हमारे दिमाग में, हमारी चेतना में कोई भी विचार पैदा होता है तो उस विचार में हस्तक्षेप करने वाली, हनन करने वाली व्यवस्था होती है पुलिस, राज्य। दार्शनिक अराजकतावाद वाली बात कर देते हैं, इसलिए कह देते हैं कि इनको होना ही नहीं चाहिए, ना तो राज्य होना चाहिए, ना पुलिस होना चाहिए, ना तो ये सेना जैसी व्यवस्था होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? दार्शनिक अराजकता के माध्यम से, अराजकतावाद के माध्यम से गांधी जी कहते हैं कि अगर पुलिस सरकार नहीं होगी तो क्या होगी, फिर कैसे हमारा शासन संचालन चलेगा। ये कहते हैं कि अगर हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे राज्य को रखा तो राज्य क्या करेगा, नियंत्रण को बढ़ाएगा, और नियंत्रण कहीं ना कहीं क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, नियंत्रण बढ़ाएगा। तो नियंत्रण को हम ज्यादा जब देखते हैं तो हिंसा बढ़ती है। राज्य क्या करता है, नियंत्रण के माध्यम से हिंसा को बढ़ावा देता है, और हिंसा कहीं ना कहीं आगे जाकर के बहुत ही बुरी होती है।
हिंसा का अगर हम तरीका नियंत्रण में यूज करेंगे, क्योंकि पुलिस, सेना या राज्य मेन तो हिंसा पे ही आधारित होता है, ये नियंत्रण पे आधारित होता है, और ये जब इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से शासन संचालन करेंगे, तो क्या वो राजनीति अच्छी होगी? क्या वो राजनीति बिल्कुल खराब होगी। तो ऐसे में वो राजनीति ही ना हो, वो राजनीति को करने वाला राज्य ही ना हो, वो राज्य को खत्म करो, वो राजनीति को खत्म करो जो नियंत्रण स्थापित करे लोगों पर, जो लोगों को हिंसात्मक ढंग से आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ऐसे वो अराजकतावाद की बात करते हैं और अराजकतावादी हो जाते हैं। लेकिन एक और बात, अब ज्यादातर लोग यहाँ पे इतना पढ़ के आगे निकल जाते हो, यहाँ पे गांधी जी को बुरा भला बोलते रहते अराजकतावादी हैं, लेकिन वो अराजकतावादी तो हैं, लेकिन किस तरीके से है वो अराजकतावादी, ये भी तो समझना जरूरी है। अराजकतावादी नॉर्मल अराजकतावादी नहीं, दार्शनिक अराजकतावादी है, कि एक व्यक्ति को यहाँ पे दार्शनिक बनना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन उन्होंने दार्शनिक होने की रखी है, शर्त रखी है। क्या? एक व्यक्ति को यहाँ पे शर्तें यहाँ पे मुख्य रूप से दार्शनिक होने की रखी हैं, कि दार्शनिक में मतलब ये है उसको मूल्यों से यहाँ पे योग्य होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, उस व्यक्ति को या उस समाज को, उस राष्ट्र को, उस राज्य को यहाँ पे मूल्यों से युक्त होना चाहिए, तभी वहां पे अराजकता आ सकती है, या आने की संभावना सबसे ज्यादा है, वही यहाँ पे सफल सिद्ध होगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि दार्शनिक अराजकता वे मानते हैं कि राज्य हिंसा का संगठित रूप है, राज्य देखो कारण है हिंसा का नियंत्रण करके करता है वो, और व्यक्ति की तो आत्मा होती है पर राज्य का बिना आत्मा वाली मशीन है। वो कहते हैं कि व्यक्ति की तो आत्मा होती है लेकिन राज्य की आत्मा नहीं होती है, वो सिर्फ नियंत्रण करना जानता है और नियंत्रण के लिए वो हिंसा का भी प्रयोग करता है। आदर्श स्थिति के लिए वो कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को क्या करना है, एक दार्शनिक अराजकतावाद की तरफ जाना है, तो उसको एक आदर्श स्थिति का पैदा करना पड़ेगा। वो आदर्श स्थिति है राज्यविहीन लोकतंत्र। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसको? राज्यविहीन लोकतंत्र, मतलब एक राज्य व्यवस्था नहीं होगी फिर भी एक लोकतंत्र देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं स्टेटलेस डेमोक्रेसी। जहां लोग इतने नैतिक, इतने आदर्शवादी हो जाते हैं, जहां लोग इतने नैतिक मूल्य से भर जाते हैं कि पुलिस की ही उनको जरूरत ना पड़े। घर में हर एक व्यक्ति अपने जो है दरवाजे खोल के रखे, उसको पता है कि कोई एक दूसरे के घर में चोरी नहीं करेगा, कोई भी कुछ भी किसी का सामान उपयोग कर रहा है तो किसी को कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे की भलाई, अपने स्वार्थ की बात नहीं करते, एक दूसरे की भलाई की काम करते हैं, क्योंकि वो सभी के सब कैसे हो चुके हैं? नैतिक हो चुके हैं, आदर्शवादी हो चुके हैं। और ये कब होंगे? जब वो अपनी चेतना को समझेंगे, जब वो यहाँ पे साधन और साध्य की पवित्रता को समझेंगे, तब जाके वो इंसान क्या हो जाएगा? यहाँ पे नैतिक हो पाएगा। अब जब एक व्यक्ति अपने साधन और साध्य की पवित्रता को समझता है, तो उसका जो भी दुनिया में जब वो पैदा होगा, जैसे मान लो एक व्यक्ति पैदा हुआ, उसने कोई लक्ष्य बनाया अपना जीवन, जैसे उसने शुरुआत में पैदा हुआ, उसने अपने आप का विकास किया, बड़ा हुआ, शिक्षा दीक्षा ली, उसने नौकरी पाने का लक्ष्य बनाया, साध्य बनाया, तो उसके लिए अगर वो गलत रास्ते चुनेगा तो ऐसे में जरूरत पड़ेगी हमें राज्य की। लेकिन व्यक्ति इतना आदर्शवादी है कि वो हमेशा सही रास्ता चुनता है, हमेशा सही लक्ष्य बनाता है और सही तरीके से उसको प्राप्त भी करता है, उसका तरीका भी सही है, साधन भी सही है। तो ऐसे में अगर हर व्यक्ति इसी तरीके की अप्रोच करेगा तो एक दूसरे को ठेस ही नहीं पहुंचेगी, ठेस नहीं पहुंचेगी, तो हमें पुलिस की आवश्यकता क्यों? हमें राज्य की आवश्यकता क्यों? राज्य को ही खत्म करो ना, वो अनावश्यक एक बुराई के रूप में काम कर रहा है। तो उन्होंने प्रबुद्ध अराजकतावाद की बात बोली है, प्रबुद्ध होना चाहिए। ऐसे में एनलाइटन एनार्की होना चाहिए। एनलाइटन एनार्की मतलब जब राज्य तभी खत्म करो जब लोग एनलाइटन हो जाएं, प्रबुद्ध हो जाएं, इतने इतने बुद्धिवान हो जाएं, इतने बुद्धिशाली हो जाएं कि उनको जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है उसमें तरीके भी अच्छे वो चुने। इतनी प्रबुद्धता चाहिए ऐसे लोगों में। अगर लोगों में थोड़ी प्रबुद्धता कम हुई तो ऐसे में वो राज्य जो है ना बहुत ही खतरनाक भी बन सकता है फिर। तो व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पे विचार उनका कहने की कोशिश वो कर रहे हैं कि अभी लोग इतने आदर्श नहीं है, मतलब माफ कीजिएगा, व्यवहारिक विचार में अगर हम देखें यहाँ पे गांधी जी वही कहना चाहते हैं, उनके व्यवहारिक रूप से ये है कि गांधी जी अगर राज्य चाहते हैं तो गांधी जी अगर राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राज्य कहीं ना कहीं इसलिए जरूरी हो जाता है। गांधी जी राज्य की बात करते हैं इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर राज्य नहीं होगा तो ये जो अराजकता वाली व्यवस्था है ये नहीं आ पाएगी। तो इसलिए पहले राज्य होना जरूरी है जो सुनिश्चित कर दे, इंश्योर कर दे कि कैसे हमारे देश में अलग अलग व्यवस्थाएं जो है संचालित होंगी आगे जा करके। तो इसलिए राज्य होना जरूरी है, इसीलिए फिर राम राज्य की संकल्पना आती है। फिर गांधी जी अगर राज्य की बात भी करेंगे कि राज्य होना भी चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए? राम राज्य जैसा होना चाहिए। लेकिन आगे जाकर के यही राम राज्य फिर धीरे धीरे अपने आप को क्या करेगा? अराजकतावाद की तरफ ले जाएगा। यहाँ पे इसी राम राज्य की बदौलत ही इंसान क्या बनेगा? दार्शनिक बनेगा, प्रबुद्ध बनेगा, और प्रबुद्धता की स्थिति में ही वो कहीं कहीं फिर अराजकता की तरफ चला जाएगा। अब व्यवहारिक तौर पे हम समझे कि चूंकि सभी लोग अभी इतने आदर्श नहीं है इसलिए राज्य को होना जरूरी है, लेकिन वे न्यूनतम राज्य मिनिमल स्टेट के समर्थक थे। वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करे, थोरों का प्रभाव। अब समझना,
थोरो ने तो यहाँ पे बात बोल दी जो सबसे कम शासन करे वो राज्य सरकार अच्छी है। अब समझना यहाँ पे एक बात, वो किसकी बात मैं यहाँ पे बताऊंगा, गांधी जी की। गांधी जी जब बात बोल रहे थे कि अराजकतावाद होना चाहिए, लेकिन अराजकतावाद सडनली नहीं आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले अगर राज्य हमारे अभी वर्तमान में एग्जिस्ट कर रहा है तो इस राज्य को पहले बनाओ, राम राज्य बनाओ। और राम राज्य में क्या होता है आपको पता है, सभी के सभी आदर्श की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, सभी के सभी मूल्यों को महत्व देते हैं, ठीक है। आदर्श मूल्यों को महत्व देते हैं, तो मूल्यों नैतिकता पर बल देते हैं। जब ये राम राज्य चलेगा, इसी राम राज्य को बोला गया है मिनिमल स्टेट। इसको अगर साइंटिफिक भाषा में बोलोगे तो इसको बोला जाता है मिनिमल स्टेट या फिर न्यूनतम राज्य, ठीक है। क्या बोला जाता है, न्यूनतम राज्य। मिनिमल स्टेट में ये होता है या न्यूनतम राज्य में ये होता है कि कोई व्यक्ति के हर एक काम में यहाँ पे राज्य टांग नहीं अड़ाएगा। क्यों नहीं अड़ाएगा, क्योंकि उस राज्य को पता है कि ये व्यक्ति आदर्श की तरफ बढ़ रहा है, ये नैतिकता की तरफ बढ़ रहा है, इसको पता है इसका बेस्ट क्या है, इसको पता है इसके लिए अच्छा क्या है। व्यक्ति जब इतना ज्ञानी हो जाता है तो राज्य को फिर पता रहता है कि उसको कौन से काम जनता को करने हैं, कौन से काम जनता के नहीं करने। जैसे आप अमेरिका जैसी संस्कृतियों में चले जाओ, ब्रिटेन की संस्कृति या यूरोप की संस्कृति में चले जाओ, वहाँ पे सरकारें ज़्यादा काम नहीं करती हैं। वहाँ के लोगों को पता है कौन सी चीज़ क्या करनी है क्या नहीं करनी है, कौन सा उनके लिए अच्छा है कौन सा उनका बुरा है, वो सब पता है। ऊपर ऊपर से वहाँ की सरकारें अब चल रही हैं। वहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हैं मिनिमल स्टेट वाली कंडीशन आ चुकी है यूरोप की और अमेरिका की राजनीति में, लेकिन भारत जैसे देशों में अभी नहीं आई है। यहाँ पे सरकार हर चीज़ में दखल दे रही है, लेकिन धीरे धीरे अब सरकार लोगों पर छोड़ भी रही है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे कहेंगे मिनिमल स्टेट। गांधी जी भी कहते हैं मिनिमल स्टेट होना चाहिए। मिनिमल स्टेट एक प्रकार से गांधी जी उसको राम राज्य कहते हैं, और राम राज्य धीरे धीरे अराजकता में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अराजकता यानी कि बिल्कुल ही वो खत्म हो जाए और जरूरत ही ना पड़े, राज्य ऐसे हो ही ना, तो यहाँ पे मतलब बुरे ना हो यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लोग अपना शासन खुद ही संभाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आएगी है। अगर कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो आप लोग जरूर बताइएगा और हम इसको बिल्कुल सुलझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे गांधी जी का राम राज्य की अवधारणा, इसको और डिटेल में समझते हैं। गांधी जी ने राम राज्य के किसी विशेष धर्म से मतलब नहीं है। अगर हम इसको राम राज्य को हिंदू धर्म से जोड़ दें कि राम राज्य की अवधारणा तो हमें हिंदू धर्म में देखने को मिलती है रामायण में, तो ये रामायण महाभारत से लिंक करके हमें अगर जोड़ना है तो हमें ये कहीं ना कहीं हमारी संकीर्णता को दिखाएगा। गांधी जी कभी भी राम राज्य को यहाँ पे इस तरीके से हिंदू धर्म से जोड़ने की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि राम राज्य का मेरा जो तात्पर्य है वो मुख्य रूप से आदर्श राज्य की तरफ है, एक आइडियल स्टेट बनाने की तरफ है। राम राज्य उसमें बहुत अच्छे से लोगों को समझाया जा सकता है, इसलिए वो एक शब्द का उपयोग किया है। राम राज्य का उनका अर्थ क्या है, वो है पृथ्वी पर ईश्वरीय साम्राज्य बना देना। अब बोलोगे कि फिर ईश्वरीय सत्ता बना देना वही वो देवी राज की बात करना, फिर ऐसे में तो राजतंत्र आ जाएगा। नहीं, वो कहते हैं कि किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ, कि धरती पर भगवान के द्वारा, जैसे एक भगवान अपनी प्रजा के लिए, अपने देश के भगवान, उनकी जो भी जिस क्षेत्र में भी भगवान कहीं ना कहीं शासन करते होंगे तो अपनी प्रजा को कितना सुखी रखते होंगे, क्योंकि वो भगवान है। वैसे एक राज्य भी ऐसा बन सकता है फ्यूचर में कि वो अपनी प्रजा को बहुत ही अच्छे तरीके से शासन संचालन दे सकता है। वो अपने आप को इतना आदर्श बना ले, इतना आदर्श बना ले कि लगे ही ना कि राज्य नाम की कोई संस्था है। जब लगे ही ना राज्य नाम की कोई संस्था तो क्या होगा, फिर अराजकतावाद जैसी व्यवस्था सामने आएगी, ठीक है। तो राज्य महसूस ना हो कि हमारे ऊपर कोई राज कर रहा है। जब हमें महसूस होता है कि हमारे ऊपर कोई राज कर रहा है, कोई शासन कर रहा है, तो हमारे लिए वो नियंत्रणकारी हो जाता है, हम बाध्य महसूस करते हैं, जो कि सही नहीं है एक व्यक्ति के विकास के लिए। तो विशेषता हम कहेंगे पूर्णतः अहिंसात्मक होना चाहिए उनका राम राज्य होगा ही, और गरीबों और अमीरों को समाप्त करता है। ये अमीरी के बीच में जो एक खाई है उसको समान न्याय देने की बात करता है, खाई खत्म करने की बात करता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी कि एक जगह शासन सत्ता एक केंद्रीकृत ना हो जाए, सत्ता में सभी को बराबर अधिकार मिले, बराबर यहाँ पे पावर मिले, सब अपने अपने तरीके से शासन को बढ़ाएं। और सबसे अच्छी बात है स्वराज को लाएं। और स्वराज को आप किस रूप में ला सकते हो, पंचायत के रूप में ला सकते हो। पंचायत होनी कहाँ चाहिए, वही पुराने जमाने में गांव में होना चाहिए। इसलिए उन्होंने शासन का केंद्र किनको माना है, गांधी जी ने शासन का जो केंद्र है वो किसको माना है, ग्राम पंचायत को या ग्राम सभा को माना है। किसको, ग्राम सभा को, ग्राम सभा को, ठीक है। इसको मिलना चाहिए। ग्राम सभा में सभी लोग क्या होते हैं, सभी पार्टिसिपेट, उस गांव के हर एक व्यक्ति ग्राम सभा का हिस्सा होता है। कोई चुनाव थोड़ी होता है, जैसे विधानसभा का आपको सदस्य बनना है, लोकसभा का सदस्य बनना है, राज्यसभा का सदस्य बनना है, तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। फिर हमारे सांसद विधायक यहाँ पे विधानसभा सांसद या लोकसभा में जाएंगे। लेकिन ग्राम सभा में क्या मेंबर जो बनना पड़ता है, उसमें कोई चुनाव होता है क्या, ग्राम सभा में हर एक व्यक्ति गांव का 18 साल से जो ऊपर होता है वो सभा का मेंबर बन जाता है। तो यही बात है, इसमें हर एक व्यक्ति अपने आप का स्वराज अनुभव कर पाता है, क्योंकि उसके अनुसार फैसले लिए जा रहे हैं।
फिर नैतिक बल का शासन, ना कि पुलिस के डंडे का यहाँ पे डर होना चाहिए। तो डर को खत्म करना जरूरी है। डर खत्म होगा ना तो ये वाकई मुझे फील कराता है, ये वाकई मुझे अनुभव कराता है, हाँ मेरा शासन सुशासन है, मेरा शासन क्या है, गुड गवर्नेंस वाला है। ये बातें हमें यहाँ पे क्या है, पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बात करेंगे लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली की आलोचना को लेकर के। ठीक है, लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली की आलोचना को लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ बातें आप समझना। अब देखो यहाँ पे लोकतंत्र को लेकर के गांधी जी के विचार क्या है, संसदीय प्रणाली को लेकर के गांधी जी के विचार क्या है। ठीक है, संसदीय प्रणाली को लेकर के बहुत ही नकारात्मक विचार है, बहुत ज्यादा ही नकारात्मक है। ठीक है, पहले दिमाग में ये रखो नकारात्मक है, और खास तौर पर नकारात्मक किसकी लेकर के, ब्रिटेन की। ठीक है, ब्रिटेन की या ब्रिटिश जो हमारी संसद है उसको लेकर के बहुत ज्यादा ही क्या है, नकारात्मक विचार है इनके। ठीक है, बहुत ज्यादा नकारात्मक है। इन्होंने अपनी पुस्तक है हिंद स्वराज नाम की किताब में, हिंद स्वराज नाम की किताब में इन्होंने अपनी कुछ बातें बताई। हिंद स्वराज नाम की किताब में कौन सी बातें बताई हैं, इसको देख लेते हैं। सत्ता को माफ कीजिएगा, हिंद स्वराज नाम की किताब में यहाँ पे बताई हैं कुछ बातें। वो बातें कौन सी हैं कि ब्रिटिश संसद की कड़ी आलोचना की है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोकतंत्र को लेकर के कहेंगे, गांधी जी यहाँ पे लोकतंत्र को लेकर के सकारात्मक है। गांधी जी बोलते हैं लोकतंत्र को लेकर के सकारात्मक है, बट लोकतंत्र वो कैसा होना चाहिए, वो ब्रिटिश संसदीय लोकतंत्र को लेकर के बहुत, देखो संसदीय लोकतंत्र को लेकर के बहुत नकारात्मक है। ओवरऑल लोकतंत्र का जो मूल्य है, लोकतंत्र का मैं मूल है, मैं बेस, मेरी बात समझना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, मेरी बात समझना। लोकतंत्र का जो मूल्य है, जो बेसिक मूल्य, जो नींव, फंडामेंटल जो वैल्यू है, उस लोकतंत्र के मूल्य को लेकर के वो क्या है, सकारात्मक है। मूल्य कि लोकतंत्र का जो मूल्य आखिर गहराई से हमें ये कह रहा है कि लोगों का शासन लोगों के पास होना चाहिए, कोई बाहरी आकर के नियंत्रण ना करे, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन उसमें लोकतंत्र, एक संसदीय लोकतंत्र है, वो कहीं ना कहीं घटिया प्रवृत्ति का है, वो एक बहुत ही घटिया प्रवृत्ति का है। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बस स्वार्थ पूर्ति करने वाला है और कुछ से ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सकारात्मक तरीके से बोलते तो हैं लोकतंत्र के बारे में, लेकिन उसको मूल्य के रूप में यहाँ पे अच्छा बताते हैं, लेकिन उसमें जो संसदीय लोकतंत्र है उसकी बुराई करते हैं। आप समझते हैं कैसे बुराई करते हैं, वो समझना ये पड़ेगा कि बांझ और वेश्या से तुलना कर डालते हैं वो, बांझ और वेश्या से, कि ब्रिटिश संसद जो है वो बांझ के समान है, यानी कोई बाहर के दबाव के बिना कुछ नहीं करती है। ठीक है, कोई बाहरी दबाव के बिना वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पाती। बांझ जैसे, जिस तरीके से एक बांझ महिला होती है उसके साथ किस तरीके से जो है उसकी प्रजनन क्षमता नहीं होती है, खुद की एक प्रजनन क्षमता नहीं होती है, उसी तरीके से यहाँ पे ये कहा गया कि ब्रिटिश संसद भी कोई अपनी एक प्रोडक्टिविटी लेके नहीं चलती है, उसके अंदर एक उत्पादकता नहीं होती नई नई चीजों को पैदा करने की, नई नई अच्छी बातों को लाने की। ब्रिटिश संसद यहाँ पे क्या है, बिल्कुल फेल हो चुकी है। वेश्या से तुलना कर देते हैं कि एक बदलती रहती है और पैसे मंत्रिमंडल के अधीन है। जैसे एक वेश्या में क्या है, एक क्वालिटी होती है, एक गुण होता है कि बदलाव का। ठीक है, एक बदलाव का, उसको किसी से कोई लगाव नहीं होता है, जो उसको ज्यादा पैसे देगा, जो उसको ज्यादा फेवर करेगा, वो उसके साथ यहाँ पे जुड़ जाती है। ठीक है, तो वैसी ब्रिटिश संसद भी वैसी है कि बदलती रहती है, जब जहां जैसे पैसे, जहां जैसा मंत्रिमंडल बना, जिस पार्टी का मंत्रिमंडल बना उसके अकॉर्डिंग काम करने लग गए। वो मंत्रिमंडल क्या पता एक भ्रष्ट पार्टी का बन गया तो भ्रष्ट तरीके से काम करेगी ब्रिटिश संसद। ठीक है, हमारे देश में देखो, आज हमारे देश में भी संसदीय लोकतंत्र हमने ब्रिटेन से ले लिया है। वो क्या रहा है, एक पार्टी आती है, उसकी पार्टी की विचारधारा है निजीकरण की, प्राइवेटाइजेशन की। एक पार्टी की विचारधारा है कैसी, दक्षिण पंथ की, तो दक्षिण पंथ को लागू कर देती है। अब वो मूल्य सबके लिए अच्छा हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, वो पार्टी के हिसाब से काम कर रही है। तो यानी कि पूरी संसद ही उस पार्टी के अकॉर्डिंग काम करेगी, उस मंत्रिमंडल, उस मंत्रियों के अकॉर्डिंग काम करेगी जो उसको यहाँ पे कह रहे हैं। तो इसका खुद का कोई एक स्वरूप नहीं है, ये बस क्या है, एक वैश्या के समान, एक कठपुतली के समान यहाँ पे काम कर रही है, एक बांझ के समान यहाँ पे काम कर रही है, जो कि कोई प्रोडक्टिव यहाँ पे काम नहीं कर पा रही है। कारण क्या है ऐसा, पश्चिमी लोकतंत्र में केवल सिर गिने जाते हैं, यानी संख्या बल गिनी जाती, बुद्धि नैतिकता नहीं देखी जाती, बहुमत की तानाशाही से डरते हैं। देखो संसदीय लोकतंत्र को इस मामले में जरूर क्रिटिसाइज करना चाहिए कि यहाँ पे जिसके ज्यादा सांसद, जिसके ज्यादा विधायक, वही सरकार बनाएगा, वही देश चलाएगा। क्या पता बेवकूफों को चुन लिया है इस बार जनता ने, क्या वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं शासन चलाने के या शासन संचालन के योग्य होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, डेफिनेटली नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में समझना ये जरूरी हो जाता है कि एक व्यक्ति को यहाँ पे शासन हम जो दे रहे हैं वो उसके अनुसार है, वो क्या उसको सही यहाँ पे विकास दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। क्या जो लोग उसने चुने हैं क्या पता तो वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट तरीके से उसने चुन लिए हों,
या उसको कोई यहाँ पे लालच के माध्यम से उसको वोट देने का यहाँ पे मिला मौका, लालच के माध्यम से उसने चुन लिया हो व्यक्ति को। तो यहाँ पे ये भी जरूरी है कि व्यक्ति भी यहाँ पे आदर्शात्मक व्यवस्था में होना चाहिए, उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि जिसको चुन रहा है वो भी उसके महत्व में, उसके लाभ में काम करेगा, उसके फेवर में काम करेगा। तो इसमें नीचे से यहाँ पे जरूरी है कि एक व्यक्ति नीचे से, बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल नीचे से, नींव से यहाँ पे जागरूक हो अपने अधिकारों को लेकर के, अपने लोकतंत्र के अधिकारों को लेकर के जागरूक हो। जब वो पता होगा उसको सबसे अच्छे तरीके से कि उसके ऊपर जो नेता या प्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से चुने जाने वाला है वो सही है, तभी ये लोकतंत्र सफल होगा। लेकिन नीचे का व्यक्ति ही अनपढ़ है, जागरूक नहीं है, तो वो क्या पता अच्छे प्रतिनिधि को चुने या ना चुने, फर्क नहीं पड़ता। क्या पता वो गलत प्रतिनिधि को चुन ले, भ्रष्टाचारी हो वो। अब वो भ्रष्टाचारी प्रतिनिधि क्या उसके लिए भलाई का काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो ऐसे में लोकतंत्र के माध्यम से गलत प्रतिनिधि जो चुन लिए जाते हैं वो कभी भी यहाँ पे सफल तरीके से या सही तरीके से सुशासन नहीं दे पाते हैं, है ना। इसी तरीके से संसदीय लोकतंत्र क्या हो जाता है, ये पश्चिमी लोकतंत्र ये बुरा हो जाता है, क्योंकि ये बस संख्या दिखता है, जिसकी पार्टी में जितने ज्यादा अच्छे प्रतिनिधि जीत गए हैं वो यहाँ पे सरकार बनाएगी। फर्क नहीं पड़ता वो कैसे आदर्शात्मक हैं कि कैसे हैं वो, ये फर्क नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये घटिया प्रवृत्ति यहाँ पे इसको उजागर करते हैं गांधी जी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे विकेंद्रीकरण को लेकर के। गांधी जी के विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज को लेकर के क्या विचार हैं, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के गांधी जी हमेशा क्या थे, पक्षधर थे। इस बात को मैं लिखूंगा, पक्षधर थे। एक दो बातें आप बिल्कुल यहाँ पे नोटिस कर ही लिया करो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया, लोकतंत्र के और खास तौर पर संसदीय प्रणाली जो लोकतंत्र की है उसके खिलाफ थे, वो बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन हम विकेंद्रीकरण की बात करें तो इसके बिल्कुल पक्षधर थे, बहुत गहराई से, ठीक है, कठोर पक्षधर, कठोर रूप से वो बोल रहे थे, मतलब बहुत ही गहराई से कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, देश में केंद्रीय सत्ता नहीं होना चाहिए। हमारा देश गांव का देश है, हमारा देश ग्रामीण संस्कृति का देश है, हमारा देश कुटीर उद्योगों वाला देश है। हमारी देश की ज्यादातर जनसंख्या गांव में निवास करती है, आज भी 70%, 60% जनसंख्या गांव में निवास करती है। और हम अगर शहरों में बैठ के सीधे क्या करेंगे, शासन संचालन करेंगे तो सफल नहीं होगा। हमारी संस्कृति पूरी गांव आधारित है। तो गांधी जी यहाँ पे गांव को यहाँ पे क्या है, मुख्य रूप से राजनीति का केंद्र समझते थे। और राजनीति जो है संचालित कहाँ से होना चाहिए, गांव से उठनी चाहिए, यानी नीचे से ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, बॉटम टू टॉप अप्रोच होना चाहिए। तो इस तरीके की अप्रोच लेकर के ये बोलते थे, इसलिए ग्राम स्वराज की बात करते थे कि स्वराज भी होना चाहिए ना, तो राष्ट्र स्वराज बाद में, लेकिन पहले ग्राम स्वराज होना चाहिए। गांव को पहले स्वराज दो, गांव को उनका खुद का राज दो, गांव का सेल्फ गवर्नमेंट दो उनका, वो खुद में, अगर गांव एक अपना शासन खुद संचालित कर पा रहा तो ये वाकई एक देश में एक नागरिक को फील हो पाएगा, अनुभव हो पाएगा, हाँ वो आजाद हो गया है। नीचे से अगर ऊपर से सरकार बदल गई, ऊपर से यहाँ पे नेहरू जी यहाँ पे आ गए हैं, बस वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, मान लो लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, ठीक है, और वहां पे रानी ब्रिटेन में बैठी थी, उनके आदेश वायसराय यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे थे। तो वायसराय को बदल करके यहाँ पे हम नेहरू जी को ले आए, उनको प्रधानमंत्री बना दिया और राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पे राष्ट्रपति बना दिया। तो इससे क्या गांव में क्या सुधार हो पाएगा, गांव में कैसे व्यक्ति फील कर पाएगा, अनुभव कर पाएगा कि उसको स्वराज आ गया। गांव में एक एक व्यक्ति या हमारे पूरे देश में एक एक व्यक्ति अगर अनुभव करना चाहता है, उसको स्वराज मिल चुका है, तो गांव से शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें गांव से शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसे में गांधी जी कहते थे कि दिल्ली या लंदन में केंद्रित रहने के खिलाफ थे। वो कहते थे कि महासागरीय वृत्त सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। ये याद रखना, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, महासागरीय वृत्त सिद्धांत क्या होता है। ये इसको बोल जाता है ओशियनिक सर्कल थ्योरी। मतलब ये है कि सत्ता का जो ढांचा है, पिरामिड है, ये जैसा नहीं होना चाहिए, वहां ऊपर वाला नीचे वाले को कुचले। मतलब वो ये कह रहे हैं कि सत्ता का जो पिरामिड है, उसमें पिरामिड में होता क्या है, पिरामिड में हम सब जानते हैं, पिरामिड में एक संरचना है, ऊपर बैठा, टॉप पे बैठा हुआ व्यक्ति नीचे को कुचलता है, बॉटम वाले को क्या करता है, दास बना करके, अपना एक पिट्ठू बना करके काम करवाता है, ठीक है, ऊपर के लोग। तो इस तरीके की व्यवस्था नहीं होना चाहिए, जबकि होना क्या चाहिए, नीचे से बॉटम टू टॉप अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। पिरामिड नुमा संरचना नहीं है। पिरामिड नुमा में क्या हो रहा है, शुरुआत में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये बहुत सारा बेस में बहुत सारे लोग होते हैं, धीरे धीरे छोटा होता जाता है इस तरीके से, यानी टॉप पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो पूरे के पूरे नीचे के ढांचे को संचालित कर रहा है। ऊपर टॉप है, फिर नीचे से 2 हो जाएंगे, 3 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ऊपर टॉप पे तो एक ही है ना, वही अंतिम फैसला कर रहा है। तो इस तरीके की केंद्रीकृत व्यवस्था से क्या होता है, तानाशाही प्रवृत्ति आती है। दूसरा बोलते हैं सत्ता समुद्र की लहरों की तरह होती है। सत्ता क्या होती है, समुद्र की लहरों की तरह क्या होती है, बीच में गांव हो और वह अपने घेरे को बढ़ाते जाएं। जैसे एक लहर होती ना, एक मान लो तरंगे होती समुद्र में, ऐसी तरंगे, तो बीच में देखो ये गांव है, ये समुद्र के, मान लो यहाँ पे हमने कुछ फेंका तो इस तरीके से लहरें उठती हैं, फिर वो फैलती जाती हैं, फैलती जाती हैं।
किस तरीके से फैलती जाती है, इस तरीके से वो चारों तरफ फैल जाती हैं ऐसी। तो गांव भी, या हमारी जो सत्ता का केंद्र है वो गांव ही होना चाहिए, और उसके बाद ये घेरे बढ़ते जाने चाहिए, बढ़ते हुए पूरे विश्व को समाहित कर ले, लेकिन किसी पर हावी ना हो। अब गांव से हम अगर सत्ता का केंद्र यहाँ पे शुरुआत करेंगे तो गांव कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, स्वराज पर आधारित है। अगर वो अपने आप को स्वराज का अनुभव करा रहे हैं तो पूरे ऑटोमेटिक उस गांव से बनने वाला शहर भी स्वराज को अनुभव कर पाएगा। उस शहर को अनुभव, उस ऐसे कई सारे शहरों में अगर हमने गांव, अलग अलग शहरों के गांवों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्वराज से युक्त कर दिया, तो पूरा राज्य कहीं ना कहीं स्वराज का अनुभव कर पाएगा। ऐसे कई सारे राज्यों को हमने स्वराज दे दिया तो पूरा देश स्वराज अनुभव कर पाएगा, और देश को दे दिया तो पूरे, ऐसे कई सारे देशों को दे दिया तो पूरा विश्व स्वराज का अनुभव कर पाएगा। मुझे बताओ, ऐसे में एक व्यक्ति से स्टार्ट अगर हम स्वराज की प्राप्ति को हम शुरू करेंगे तो वाकई पूरी दुनिया स्वराज का अनुभव कर पाएगी। ठीक है, मान लो जैसे एक हमारा जो है व्यक्ति है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस गांव में रहते हैं, इन सब को हमने स्वराज दे दिया कि तुम ग्राम सभा के मेंबर हो, तुम यहाँ पे फैसला करो कि तुम्हारे गांव में क्या होना चाहिए, तो ये सब मिलकर फैसला करते हैं। अब ऐसे हजारों गांव हमने और ले लिए, ऐसे हजारों गांव ले लिए हमने, सभी गांव के हजारों लाखों लोग यहाँ पे मिल करके क्या कर रहे हैं, अब शहर का निर्माण कर रहे हैं, तो शहर पूरा का पूरा स्वराज युक्त हो जाएगा। और ऐसे हजारों शहर ले लिए तो हजारों शहर के बाद कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, राज्य यहाँ पे स्वराज का अनुभव कर पाएगा। ऐसे हजारों राज्यों को ले लिए तो पूरा का पूरा देश यहाँ पे, और पूरे देशों को ले लिए तो यहाँ पे विश्व यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वराज को अनुभव कर पाएगा। बात ये होती है, बात ये होती है, स्वराज ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था की आगे जाकर के नींव भी बनता है। खैर ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे समझो यहाँ पे कि पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के क्या कहते थे, हर गांव अपने आप में एक गणतंत्र होना चाहिए, जिसके पास अपनी पुलिस होना चाहिए, न्यास होना चाहिए और प्रशासन होना चाहिए, ट्रस्टीशिप या ट्रस्ट व्यवस्था होना चाहिए। ये न्यास होता है ट्रस्ट, जिसके पास क्या होता है, जो संपत्ति अधिकार होते हैं वो ट्रस्ट के पास होते हैं, वही अंतिम फैसला करता है संपत्ति का क्या हमें उपयोग करना है। ठीक है, तो ये व्यवस्था हमें पता चल गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे विकेंद्रीकरण के बाद हम अधिकार और कर्तव्य के बारे में। ठीक है, और बाकी इंफॉर्मेशन लेंगे फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए अधिकार के बारे में पढ़ेंगे और कर्तव्य के बारे में। गांधी जी बोलते थे कि एक व्यक्ति को जो अधिकार मिलते हैं, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी मिलने चाहिए उसको। एक व्यक्ति का हक सिर्फ ये नहीं कि उसको अधिकार मिल जाए और कर्तव्यों का वो पालन ना करे और कर्तव्यों के प्रति वो विमुख अपनी जो है प्रवृत्ति अपनाए, उसको उन्मुख होना चाहिए, कर्तव्यों के प्रति भी उन्मुख होना चाहिए। तो अधिकारों के साथ साथ एक व्यक्ति का कर्तव्य भी निभाना भी होता है बहुत सारे, उसको चाहे सामाजिक कर्तव्य हो, चाहे राजनीतिक कर्तव्य हो, चाहे आर्थिक कर्तव्य हो। सामाजिक कर्तव्य में शिक्षा दीक्षा अपने बच्चों को देने का उनको उसका कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद को शिक्षा मिल गई, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है आगे जाकर के अपनी संतान को, अपने देश के प्रति एक जो है राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ावा देने के लिए आपको कुछ कई सारे नियमों का पालन करना चाहिए। तो कर्तव्यों को भी वो महत्व समझते थे, समझाते थे। राजनीति केवल अधिकारों की बात करती है, लेकिन गांधी जी ने इसे पलट दिया। उन्होंने अधिकार कर्तव्य पालन का फल है। ठीक है, अधिकार क्या होता है, कर्तव्य पालन का फल है। राइट फ्लो फ्रॉम ड्यूटीज वेल परफॉर्म्ड, कि राइट तभी मिलने चाहिए, राइट का जो है महत्व तभी आता है जब कर्तव्यों का पालन अच्छे से किया जाता है। कर्तव्य तुमने पालन नहीं किए और तुम चाहते हो मुझे ये राइट मिल जाए, तो ये कहीं ना कहीं एक सफल देश या सफल राज्य व्यवस्था और सफल समाज का गुण नहीं है। ये उदाहरण के लिए, यदि मैं एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य सफाई ईमानदारी निभाता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय आश्रम, इन सब में वो क्या सिखाते थे, आत्मनिर्भरता का ज्ञान सिखाते थे। एक व्यक्ति को कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, किसी को और का शोषण करके वो अपना विकास करे, ये थोड़ी एक व्यक्ति का जो है गुण या एक व्यक्ति का कर्तव्य ये थोड़ी होता है। यदि मैं अपने नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य सफाई ईमानदारी से निभाता हूँ तो मुझे खुद यहाँ पे अधिकार खुद ब खुद मिल जाएंगे। अधिकारों के पीछे भागना मृग तृष्णा है। हमें लगता है कि हमें ये मिल जाए, वो अधिकार मिल जाए, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, वो, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप से पहले न्याय करें। कैसा न्याय करें कि हमारे कर्तव्य क्या हमारे बन रहे हैं दूसरों के प्रति, वो निभाएं। मुझे अगर समानता चाहिए तो मैं अगर बोलूंगा कि मुझे समानता चाहिए, मैं सरकार से बोलूँ, और मैं यहाँ पे साइड में असमानता कर रहा हूँ किसके साथ, मैंने घर में एक नौकरानी लगा रखी है, एक नौकर लगा रखा है, एक दास है मेरे घर में। मैंने अपने घर की महिलाओं को यहाँ पे मौका ही नहीं दिया बाहर जाकर के पढ़ने लिखने का, ना उनको नौकरी करने का, और मैं यहाँ पे सामने जाकर के यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मुझे तो समानता का अधिकार होना चाहिए, है ना। जैसे मैं अगर मैं बात करूँ दलितों के साथ या नीची समझे जाने वाली जातियों के बारे में हम अगर डिस्कस करें, तो उनको यहाँ पे मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूँ ये बात, या जो पिछड़े हमारे समाज के लोग हैं उनके अंदर एक टेंडेंसी है कि हमें भी उच्च जातियों के समान अधिकार मिले, हमें भी उच्च जातियों के समान यहाँ पे जो है ओहदा मिले, हमें भी उच्च जातियों के समान यहाँ पे समझा जाए, हमारे भाई सम्मान उतना ही हो।
तो उनको ये भी समझना चाहिए कि वो भी तो एक किसी खास एक वर्ग के साथ, एक लिंग के साथ, एक समुदाय के साथ वो भी असमानता का भाव कर रहे हैं, तो उनका कर्तव्य पहले बनता है, फिर जाकर के उनको अधिकार मिलेगा। ये कर्तव्य बनता है कि घर की महिलाओं, बेटियों को शिक्षा के अधिकार दें, समानता के अधिकार दें, वो बराबर तरीके से उनको भी मौके दें, अवसर की समानता दें वहाँ पे। तो वो अधिकार अगर किसी को देंगे तो ये उनका कर्तव्य अगर वो निभाएंगे तो इस तरीके से आगे जाकर के आगे आने वाली पीढ़ी आपका भी क्या है, उनका भी सम्मान होगा। कहीं ना कहीं जो आगे आने वाली संतान होगी वो भी पढ़ी लिखी होगी, वो भी समझदार होगी, उनको डेफिनेटली पता होगा कि उनके अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। और आगे आने वाली जो उच्च जातियों की पीढ़ी उनको भी पता होगा कि उनके अधिकार कर्तव्य क्या है, तो वो भी अच्छे तरीके से इनका संचालन कर पाएंगे। तो ये अधिकार और कर्तव्य का जो एक सिम्बायोटिक रिलेशन, एक सहजीवी संबंध है, वो होना चाहिए कि अगर कर्तव्य है तो ही अधिकार है, अधिकार है तो कर्तव्य है, इस तरीके से होना चाहिए। और ये व्यवस्था आज की हमारे यहाँ पे खत्म हो जाती है। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो हमारे राष्ट्रवाद है, अंतर्राष्ट्रीयवाद है, इन सब पे गांधी जी ने क्या विचार रखे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं गांधी जी के, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद, सत्याग्रह, तुलनात्मक निष्कर्ष, फिर हम गांधीवादी स्तर प्रतिमान पढ़ेंगे, अहिंसा को लेकर के, विकेंद्रीकृत स्वराज को लेकर के, अलग अलग व्यवस्थाएं उनकी और भी हमारी डिस्कस होंगी। ठीक है, बहुत सारी इनके व्यवस्थाएं, बातें हैं जो हमें डिस्कस करना है। अहिंसा को लेकर के क्या है, सत्याग्रह को लेकर के क्या है उनके विचार, स्वराज को विचार क्या है, सर्वोदय के विचार क्या है, राम राज्य, सविनय अवज्ञा, दार्शनिक राजरिकतावाद, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, अपराध पर और दंड को लेकर के, गांधी जी के एकादश व्रत को लेकर के, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें करना है आप लोगों से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू आप सभी को, एंड जय हिंद। कोई क्वेरी है तो आप जरूर ग्रुप में बताइएगा, ठीक है, उसमें हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।